कश्मीर की वादी में लहरा के रहो परचम, हर जाबिर ज़ालिम का करते ही चलो सरखम। हर फूल है फरियादी आंखों में लिए शबनम, कश्मीर की वादी में लहरा के रहो परचम। देखा नहीं जाता अब मजलूम का ये आलम, कश्मीर की वादी में लहरा के रहो परचम। इन जंग परस्तों से है सारा जहां बरहम, कश्मीर की वादी में लहरा के रहो परचम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। यौम यकजहती कश्मीर पर 5 फरवरी के रोज़ हबीब जालिब के कलाम के साथ हमारा भी ये पैगाम, इंशाअल्लाह कश्मीर की वादी में ज़रूर परचम लहराएगा, पाकिस्तान का परचम लहराएगा। इस उम्मीद पर, इस ही दुआ के साथ हम आज के दिन का आगाज़ करते हैं, आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। दिन का तो आगाज़ हो ही चुका है कब का, अब तो इख्तिताम होने वाला है। नाज़रीन आज के प्रोग्राम में जिन मौज़ूआत का हम अहाता करेंगे उसका भी हम जिक्र करते चले। हम सबसे पहले तो बात करेंगे कि कभी कहा जाता है सिर्फ जेल, तो कभी कहा जाता है लंदन या जेल। कभी खुर्शीद शाह साहब ऑपोजिशन, जॉइंट ऑपोजिशन में होते हुए भी ये कहते हैं कि एनआरओ हो चुका है, डील हो चुकी है। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि चौधरी मंजूर जो हैं वो भी ये कहते हैं कि रोक सको तो रोक लो, एनआरओ IRA, ये सब क्या है। साथ ही साथ साजगार होते हुए हालात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी सबके सामने है। इन सब पर हम आज के प्रोग्राम में बात तो करेंगे, लेकिन इन सब से पहले हमें याद है कि शेख रशीद साहब ने और मुराद सईद साहब ने क्या कुछ कहा डील के हवाले से। लेकिन अब एक और आवाज़ हमें आती है, वो आवाज़ है फैसल वाउडा की। फैसल वाउडा जो ये कहते हैं कि डील के हवाले से बात हो रही है, पेशकश की जा रही है पैसों के हवाले से, $2 अरब तक की बातें हो रही है। एक और मुल्क भी है जो बीच में है, $7 अरब तक की बात करें तो शायद हम गौर भी कर लें। तो ये क्या इशारे दिए जा रहे हैं हुकूमती बेंचों की जानिब से, इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे अपने दूसरे सेगमेंट में हुकूमती वज़रा की नातजुर्बाकारी। क्या ये वजह है जो हुकूमत को डावाडोल नज़र आती है। बहुत से जो अपोजिशन के बयानात जो हैं वो हमें अब इस हुकूमत पर सही बैठते दिखाई देते हैं। जब हम देखते हैं उस्मान बुज़दार बोलते हैं कि ट्रेनिंग पर हूँ, अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो एहसन इकबाल कहते हैं कि ये जो ट्रेनिंग है ना, ऑन जॉब ट्रेनिंग, इसने मुल्क की मईशत को बर्बाद कर दिया है। इमरान खान कहते हैं कि हुकूमत में आकर अंदाज़ा हुआ कि क्या हालात हैं, तो 5 साल आप क्या करते रहे, आप धरने करते रहे। आपने कभी ऑपोजिशन में भी होते हुए और ना अब हुकूमत में होते हुए इस पार्लियामेंट का रुख किया, जहां शायद आपको कुछ पता चल ही जाता कि हुकूमत के हालात क्या हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जलसों में आप बड़े बड़े प्लान देते थे, लेकिन हुकूमत में आकर आपके सारे प्लान फेल हो जाते हैं। पहले आप तनकीद करते थे, असद उमर कहते थे कि IMF के पास नहीं जाना चाहिए, फिर वो आकर हुकूमत में कहते हैं कि इसहाक डार का जाना जो था वो सही था IMF में। ये सब कुछ जो है गिरती हुई मईशत में क्या हमें ये ऐसी गुंजाइश नज़र आती है? क्या हिट एंड ट्रायल्स जो है ये मईशत इस सब को सहार सकती है? इस सब पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। उसके बाद सबसे आखिर में हम बात करेंगे न्यूयॉर्क में कायम रेटिंग एजेंसी S&P ने पाकिस्तान के तवील उल मुद्दती कर्ज की रेटिंग B से भी नेगेटिव कर दी है। B नेगेटिव रेटिंग होने के बाद होता क्या है, जो सरमायाकारी पाकिस्तान आनी है उसके हवाले से क्या होता है, और B नेगेटिव होने की वजह क्या है, इस सब को भी आज के प्रोग्राम में जानेंगे। मेहमान हमारे बताते चले, हमारे साथ सदाकत अली साहब रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद हैं, सेनेटर अब्दुल कयूम साहब रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मौजूद हैं, अजीम चौधरी सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि राव खालिद सीनियर सहाफ़ी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो आ जाते हैं आपकी तरफ सदाकत अली अब्बासी साहब। ये इस वक्त जो हम आवाज़ें आप ही की हुकूमत के वज़रा की सुन रहे हैं, क्या बताना क्या चाह रहे हैं? कौन से वो 7 अरब मिल जाएंगे तो वो उसके बाद हालात बेहतर हो जाएंगे, डील दे दी जाएगी, डील कर ली जाएगी, और 2 अरब पे आप मान के नहीं देते। फिर वो ये भी कहते हैं वाउडा साहब कि इमरान खान साहब तो इस तरह के सियासतदान है कि वो पैसे भी निकलवाएंगे, वो सजा भी देंगे, तो फिर डील बीच में से कहाँ जाएगी? जी बहुत शुक्रिया। फैसल वाडा साहब ने जो भी बात की वो एक इस वक्त मुल्क में एक चहमागोई चल रही है, और वो चहमागोई पिछले एक खास अरसे से जैसे PMLN की हुकूमत का और PMLN की जो लीडरशिप है नवाज शरीफ साहब, उनका एक मौक़िफ़ था, और वो मौक़िफ़ था बड़ा एक अग्रेसिव मौक़िफ़ था। लेकिन एक अरसे के बाद, सज़ा के बाद उनका खामोश हो जाना और बहुत सारे राजदारों की इस तरह की बातें करना, तो मैं तो समझता हूँ कि मैं इन सब को चहमागोइयाँ ही समझ रहा हूँ, इन सब को लोगों के अंदाजे और एक अंदाजे समझ रहा हूँ कि ये अंदाजे हैं जिस पे लोग बात कर रहे हैं। असल बात यह है कि नवाज शरीफ साहब का माजी
भरा हुआ है ऐसी डील्स के साथ। लिहाजा जितने लोग उनको समझते हैं, चाहे वो शेख रशीद साहब हों, चाहे वो चौधरी मंजूर साहब हों, वो ये समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब एक बिजनेसमैन है, एक सौदागर है, और जिंदगी में जितनी सियासत उन्होंने की इसी तरह सौदों पे की। लिहाजा वो कोई कोशिश कर रहे हैं। अब उनको कोई डील मिलती है कि नहीं मिलती, मैं तो इस पे कोई कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन उनका नवाज अपना ज़ियाउल हक साहब के साथ सियासत का आगाज करना, मुशर्रफ के साथ डील करके चले जाना और फिर दोबारा डील करके वापस आना, ये सारी बातें। अच्छा, आप तो माजी से हाल का पता दे रहे हैं ना सदाकत अली अब्बासी साहब, लेकिन यहाँ पे इस वक्त जो हुकूमती बेंचों पर बैठे होते हैं वो इस तरह की बातें तो नहीं करते ना जो उनको पता नहीं होती। कुछ तो पता होता है ना, अंदर कुछ तो चल रहा होता है। वो 2 अरब, वो 7 अरब, ये सब है क्या, या बस ऐसे ही बस बात कर देते हैं दूसरी चीजों से तवज्जो हटाने के लिए? महरीन, ये देखे ना, ये बात काफी हद तक सही मानी जा रही है पाकिस्तानी सियासी प्लेटफॉर्म पे कि वो ऑफर करते हैं। नवाज शरीफ साहब का मैंने कहा कि इतना ऑफर करते हैं, 7 अरब पे आप लोग भी मानने को तैयार है। फैसल वाडा साहब कहते हैं 7 अरब की बात करें तो फिर हम देखते हैं। चलिए आगे 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 बढ़ते हैं। सेनेटर अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ मौजूद है, मैं आपकी तरफ अभी वापस आती हूँ। अब्दुल कयूम साहब, चलिए ये तो हुकूमती बेंचों पे बैठ के बात करते हैं, आप लोग तो उनके साथ एलाइड ऑपोजिशन में, आप लोग मतलब क्या, हम लोग क्या मतलब क्या सोचे? बल्कि मुस्लिम लीग नून की अगर हम बात करते हैं, माजरत के साथ मैं दूसरी तरफ चली गई थी। अब्दुल कयूम साहब, इस वक्त जो आवाजें हमें एलाइड ऑपोजिशन से आ रही हैं वो क्या आवाजें हैं? वो आपके साथ है, वो किसी और के साथ है, या उनको डर खौफ है आप लोग डील लेके निकल जाएंगे तो चलो अभी से अपनी आवाजें बदल ले हम? देखिए, थैंक यू वेरी मच मैरीन। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो चे में गोइयों की बात अब्बासी साहब कर रहे हैं ना, ये कोई गैर मुतल्लका लोग जिनको कोई इल्म ना हो वो बातें करें तो बंदा कहता है स्पेकुलेट कर रहे हैं। हुकूमत के अंदर जब आप हैं और वजारतें भी हैं आपके पास और कैबिनेट के मेंबर हैं, आपको ऑथेंटिक बात करनी चाहिए। देखें, किसी के साथ भी डील अगर होती है तो वो किससे होगी? हुकूमत के साथ आप ये NRO की बात करते हैं तो हुकूमत को खुल के आना चाहिए कि हमें नवाज शरीफ साहब ने या पार्टी के किसी बंदे ने अप्रोच किया है और वो ये कह रहा है। कोई भी सियासी कायदीन, ये उसकी सियासी मौत होगी कि वो अपने तौर पे ये कहे कि मुझे छोड़ दें और मुझसे पैसे ले लें। यानी आपके मुकदमात अदालतों के अंदर हैं, अदालतों में प्रोसेस हो रहे हैं, कहीं से आपको पनिशमेंट हुई है, हायर कोर्ट ने उसको आपको बेल का दिया है, अभी दूसरी कोर्ट का फैसला है, उसको आने ये लीगल प्रोसेस तब मुकम्मल होगा जब सुप्रीम कोर्ट में फाइनली रिव्यू भी फाइनल हो जाएगा, तो फिर सिचुएशन सामने आएगी। तो आई थिंक ये वेस्टेज ऑफ टाइम है इस तरह करना कि जी कोई कहता है $2 बिलियन और फिर ये मिनिस्टर्स की तरफ से तो मेरे ख्याल में ये अनकॉल्ड फॉर है। अच्छा, उनको तो यही कहना चाहिए कि कानून है मुल्क के अंदर। अभी तो आप लोग बड़े इत्तेहाद में हैं और शेरो शकर हैं इस वक्त, तो उस वक्त में क्यों इस तरह की बातें करते हैं? कभी चौधरी मंजूर साहब कुछ कह देते हैं, कभी खुर्शीद शाह साहब कुछ कह देते हैं, तो क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं? मुतनफ्फिर हो गए आप लोगों से? देखिए मैरीन, ये इसका जवाब तो वो आपको खुर्शीद शाह साहब दे सकते हैं या जो दूसरे भाई का आपने नाम लिया वो दे सकते हैं। आई थिंक इट इज इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स हैं जब आप इस तरह की बातें करते हैं। देखें, मुल्क के अंदर अल्लाह का करम है, अदालतें कायम है, दायम है। ये हम पूछ रहे हैं। नहीं, खराबी की बात नहीं है। देखिए, कोई भी बंदा, मुझे कोई अथॉरिटी नहीं है कि मैं ऑन बिहाफ ऑफ पीपल पार्टी ये कहूं कि सरदारी साहब को ये ऑफर हो रही है, ये नहीं आ रहा। लोग अपनी हेडलाइन बनाने के लिए, अपनी एक अहमियत को जतलाने के लिए ही करते हैं। अगर कोई चीज होगी तो वो कभी छुपी नहीं रह सकती इस दौर के अंदर जहां इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक टोटल रेवोल्यूशन है और कोई चीज छुपी नहीं रहती। एंड सेकेंडली, हुकूमत जो इन पावर है वो मुखालिफ है नवाज शरीफ साहब के और वो उनके हलीफ नहीं हरीफ हैं और अपने तौर पे वो कोई भी नहीं छुपाएंगे। उनका मकसद ही उनको रन डाउन करना है पॉलिटिकली, क्योंकि वो रास्ते का रोड़ा है। वो एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे जिनको रिमूव किया गया और आइंदा भी उनकी पार्टी है जिसके वोट्स इनसे ज्यादा ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर उनकी मेजॉरिटी, सारी खबरें और सारे जो रुख उनकी तरफ हैं और जो उनको बताया जाता है कि वो इस वक्त कहां पर है और जो कैमरास ऑन हो जाते हैं हफ्ते के आखिर में मुलाकातों के टाइम पे, उसका डर खौफ है। मैरीन, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि नवाज शरीफ साहब के ऊपर इतनी कैरेक्टर असैसिनेशन के बावजूद
अगर उनका वोट बैंक नहीं टूटा, मासवाए उन फसली बटेरों के जो पहले उड़ के क्यू से हमारे पास है, अभी हमसे उड़ के उधर जाएंगे, कल तक अगर अल्लाह ना करे मुश्किल वक्त इस हुकूमत के ऊपर आता है किसी वजह से भी, तो वो वहां से उड़ के किसी और जगह पे देखेंगे कि कौन सा आशियाना, कौन सा ऐसा शजर है जिसके अंदर उनको साया मिलेगा और वो आशियाना बनाएंगे। उसके अलावा वोट बैंक उधर का उधर है, बल्कि बेटर हुआ है। द मोमेंट कोर्ट्स ने कहा है कि करप्शन का कोई इल्जाम नहीं, ना नवाज शरीफ पे ना शहबाज शरीफ पे, तो लोग बेवकूफ तो नहीं है। सही है। राव खालिद साहब, ये डील होना तय पा गई है, ये कह रहे हैं अभी अजीम चौधरी साहब, तो डील तय होना अगर पा गई है, आप इससे राजी हैं, बात को मानते हैं कि नहीं, ये तो बताइएगा। लेकिन साथ ये भी बताइएगा कि अगर डील हो जाएगी तो सियासी असरात, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, के सियासी असरात क्या होंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए और पीटीआई दोनों के लिए, इफेक्ट क्या होगा? एग्जैक्टली मैं यहीं से शुरू करना चाह रहा था कि ये एक सियासी कह ले पुल सरात है जिसपे से दोनों जमातों को गुजरना होगा। अगर ये डील जिस तरह सुनने में आ रही है, इस्लामाबाद में बहुत इसके बारे में चेमगोइयाँ हो रही हैं, बहुत सी चीज़ें सुनने में आ रही हैं, तो ये एक ऐसा पुल सरात है जिसपे से सियासी साख को बचा के नून कैसे गुजरती है और पीटीआई कैसे गुजरती है, क्योंकि दोनों जमातों के अपने अपने दावे हैं, अपने अपने क्लेम्स हैं। अपने करप्शन के हवाले से पीटीआई के क्लेम्स हैं कि हम बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई एनआरओ नहीं देंगे, कोई डील नहीं करेंगे, कोई ढील नहीं करेंगे। दूसरी तरफ जो पीएमएलएन है वो कहते हैं जी हम तो बाहर से आके गिरफ्तारी दी, हम तो नहीं डरते, ना जेलों से डरते ना डरते हैं, झूठे मुकदमात हैं, ये मुकदमात ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन बात यह कि हमारी एक सियासी तारीख भी है। मैं ये ज़रा अपने पार्टिसिपेंट की याद दिलाने के लिए बता दूँ, ज़ियाउल हक ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को फोर्स किया कि वो जलावतनी में चली जाए ताकि वो खुल खेले, कोई अपोजिशन ना हो। 1984 फिर हाँ 1984 फिर 1998 में नवाज शरीफ ने बेनज़ीर भुट्टो को फोर्स किया आसफ जरदारी को अंदर रख के उनको फोर्स किया, वो उनको जलावतन कर दिया ताकि वो खुल खेले। और उन्होंने बहुत से वो उस वक्त अमीरुल मोमिनीन बनने की भी कोशिश कर रहे थे, वो किया। फिर मुशर्रफ साहब ने बैरूनी दबाव पे और अपनी आसानी के लिए एक डील की, मियां नवाज शरीफ को जाने दिया गया बाहर मुल्क से 2000 में उनको। और ये वो मॉडल है जो बुनियादी तौर पे मुझे होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इट वुड बी डिफरेंट दिस टाइम ना, अजीम चौधरी साहब कह रहे हैं इस दफा जो है वो विल मेक श्योर कि ये जुबान ज़द-ए-आम हो ये बात और इकरारनामा हो ऑडियंस, पब्लिक के सामने, अवाम के सामने कि हाँ जी ये लो, ये है वो डील जो हम कर रहे हैं। लेकिन फिर ये वाला काम होता दिखाई नहीं देता है। उसी तरफ आ रहा हूँ, वो हम उसको कह सकते हैं सऊदी अरब मॉडल जिसको कहते हैं हम, पैसे लेके तो वो जैसे उन्होंने बंद रखा लोगों को, उनसे रिकवरीज की और उसके बाद उनको फ्री कर दिया, वो बाहर जाएं अंदर रहें जैसे वो रहना चाह रहे हैं। ये एक मॉडल लगता है। लेकिन एनआरओ जो है बुनियादी तौर पे जो मुशर्रफ ने किया था वो डिफरेंट था। जो मियां नवाज शरीफ वाला हुआ था वो बेसिकली एनआरओ नहीं था, एनआरओ हुआ था ऑर्डिनेंस के जरिए, एक नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस जारी किया गया था। जो नवाज शरीफ साहब वाला 2000 में होता है वो बुनियादी तौर पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिस से एक समरी जाती है, प्रेसिडेंट की आर्टिकल 45 के तहत जो इख्तियारात हैं पार्डन करने के, किसी भी मुलजिम को, मुजरिम को सजा याफ्ता है, अंडर ट्रायल है, कहीं पे भी है, वो जा सकता है। जो जनाब कयूम साहब बड़े मोहतरम है, ये जो बात कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला होगा तो उसके बाद बात होगी, नहीं, ये किसी स्टेज पे भी हो सकता है। प्रेसिडेंट के पास ये इख्तियारात हैं और वो चैलेंज नहीं हो सकता कहीं पे भी, जब प्रेसिडेंट उसको माफ़ कर देता है। तो वो जब अगर प्रेसिडेंट ने करना है, अगर उस तरफ से डील होनी है, तो पीटीआई ज़ाहिर है इमरान खान साहब एज चीफ एग्जीक्यूटिव उसको रिकमेंड करेंगे। तो ये सियासी पुलसात में इसीलिए कह रहा हूँ, जब वो रिकमेंड करेंगे तो उनकी हाई मॉरल ग्राउंड वो कहाँ पे जाएगी? जब वो कहते थे किसी चोर डाकू को नहीं छोड़ूंगा, कोई एनआरओ नहीं दूंगा, तो अगर नवाज शरीफ साहब डील लेते हैं तो उनकी हाई मॉरल ग्राउंड कहाँ जाएगी? जो जमहूरियत के चैंपियन थे और वो बड़े दावे करते थे कि हम किसी किस्म के चीज़ों से नहीं डरते, हम बिल्कुल बेगुनाह हैं, हमारे खिलाफ केस नहीं है। तो ये बहुत सीरियस इशू है, लेकिन ये बातें बहुत गर्म है यहाँ पे इस वक्त मार्केट में। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हुकूमती वुज़रा की जो नातजर्बाकारी है और उसकी वजह से हुकूमत किस तरह से सफ़र कर रही है, इस वक्त मुल्क का निज़ाम जो हमें बहुत ही पस्ती की तरफ हमें जाता हुआ दिखाई देता है, मईशत के हवाले से अगर हम बात करें उस पर हम थोड़ी सी बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। नाज़रीन, इस वक्त जो मसाइल का मंबा हमें नज़र आता है, जो मसाइल का ढेर हमें नज़र आता है, उसकी जो वजह इस वक्त तक समझ आती है वो शायद हम कह सकते हैं हुकूमती वज़रा की ना तजर्बाकारी है। इसी ना तजर्बाकारी की वजह से हम ये भी कहते सुनते हैं उस्मान बुज़दार साहब को कि मैं ट्रेनिंग पर हूँ, फिर हम ये भी सुनते हैं कि इमरान खान साहब जो है वो हुकूमत को समझ नहीं पाए। तो वो 5 साल जिनका हमने जिक्र किया आगाज़ में, उन 5 साल में होता क्या रहा जब आप अपोजिशन में थे? सदाकत अली अब्बासी साहब, ये बहुत ज़रूरी था कि सिस्टम को थोड़ा समझ लिया जाता। ठीक है, धरने आप लोग करते रहे, सब कुछ होता रहा, लेकिन सिचुएशन इस वक्त ये है कि आप लोग अब पंजाब का निज़ाम बदलने जा रहे हैं। कभी आवाज़ें आती हैं शायद उस्मान बुज़दार साहब भी बदल जाएंगे। चले अगर वो नहीं भी बदलते तो जो निज़ाम में तब्दीली ला रहे हैं इस वक्त, तो और बहुत से मसाइल हैं जिनको एड्रेस करना है। आप पूरा वो निज़ाम का ढांचा ही बदलने में अगर लग जाएंगे और वो जो ब्यूरोक्रेसी आप लोगों से संभाली नहीं जा रही है, तो आप एक और मसले के अंदर नहीं बुरी तरह से फंस जाएंगे। ये निज़ाम आप लोगों से संभाला ही नहीं जा रहा। कोई ले ले मशवरा, मरियम नवाज जो कह रही हैं, मरियम औरंगजेब, कोई कर ले उन लोगों से रुजू, कुछ पूछ ले शायद खाकान अब्बासी साहब से, कोई मिफ्ता इस्माइल साहब से। मेरी इसमें कोई शक नहीं है कि निज़ाम बड़ा मुश्किल है और ख़ासकर पंजाब का सिस्टम इतना बुरी तरह फ्लॉप हुआ है कि उसको ठीक करने में वाकई बड़ा वक्त चाहिए, बड़ी एफर्ट चाहिए। ये जो बात एज्यूम कर लेना कि शहबाज शरीफ साहब कोई हमारे यहाँ एक कॉलोनियल माइंडसेट है कि शहबाज शरीफ साहब चूँकि नवाज शरीफ साहब के भाई थे इसलिए वो बहुत पावरफुल थे और इसलिए उनकी वजह से कोई बहुत ही ज़बरदस्त निज़ाम था। तो वो आप एक भी निज़ाम की बात कर लें, आप पुलिस देख लें, आप ब्यूरोक्रेसी देख लें, आप हेल्थ देख लें, एजुकेशन देख लें, आप सोशल सेक्टर कोई भी देख लें, कोई भी इदारा देख लें, आपको बर्बाद नज़र आएगा। 10 साल मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत की। अगर मुल्क जो सूबा था वो ख़जाना भी उसका खाली, वो डेफिसिट खसारे में छोड़ कर गए, तो आप पुलिस देखें वो सीधी गोलियां मारने वाली पुलिस है, चाहे वो साहिवाल का वाक़या हो या मॉडल टाउन का वाक़या हो। तो ये सारी चीज़ें एक बहुत बड़ा इशू है। उसको कंपैरेटिव जब एनालिसिस करते हैं लोग, तो बुज़दार साहब निस्बतन नए आदमी हैं, एक पसमानदा इलाके से हैं, शायद बहुत एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो लोग समझते हैं कि वो जो बहुत बड़ी एक तिरछी टोपी पहन के और सूट बूट पहन के एक वज़ीर आला आएगा जो शहबाज शरीफ की कॉपी होगा, तो शायद लोगों को उनमें तनकीद करने का मौका मिल रहा है। मैं समझता हूं हम ये तो नहीं कहते ना कि वो शहबाज शरीफ साहब की तरह हो या ना हो, लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कि पंजाब जैसे सूबे के लिए आप नहीं समझते कि वाकईतन एक तजर्बाकार अगर वजीर आला होते तो काफी निजाम बेहतर होता। और अगर वो कहते हैं कि मैं ऑन ट्रेनिंग हूं, तो पे एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि इसी ट्रेनिंग की वजह से ये मुल्क बर्बाद हो रहा है। इज इट ट्रू और नॉट? देखिए, एक कॉन्सेप्ट समझे, पंजाब का पूरा एक सेटअप है, पुलिस का अपना सेटअप है, ब्यूरोक्रेसी का अपना सेटअप है, मिनिस्टर्स हैं, उनकी मिनिस्ट्रीज हैं, नीचे सेक्रेटरीज हैं, पूरे डिपार्टमेंट्स हैं। ये एक बात एज्यूम कर लेना कि एक बंदा जो थोड़ा सा सादा तबीयत का है तो वो शायद कोई कॉम्पिटेंट नहीं है या पूरा निज़ाम फेल हो गया। मुझे तो किसी जगह पे सिवाय 2-3 बड़े जो इश्यूज हाईलाइट हुए कोई ऐसी कहीं फेलियर नजर नहीं आया। यानी लोग हैं, पूरा एक निज़ाम है, एक टीम है, पूरी काम कर रही है। तो हम तो बड़ा पॉजिटिव हैं और लोगों ने जितने सर्वेज आ रहे हैं, लोग हमारी गवर्नमेंट को पसंद कर रहे हैं। यानी 51% से लोग ज्यादा पीटीआई के साथ हैं और बाकी तमाम जमातों में डिवाइडेड हैं। तो ये एक परसेप्शन है जो क्रिएट किया जा रहा है, जो पहले परवेज खटक साहब के बारे में भी किया गया कि शायद वो इमरान खान का पूरी तरह विजन कैरी नहीं कर रहे तो सूबे को बर्बाद कर दिया। लेकिन आपने देखा कि अगले इलेक्शन में वो 2/3 मेजोरिटी लेके आगे, पहले से डबल वोट लेके आगे। तो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि सिस्टम इज इंप्रूविंग। फ्लॉज हैं, ब्यूरोक्रेसी में फ्लॉज हैं, पुलिस को, निजाम को रिफॉर्म करना है, सारी रिफॉर्म करने के लिए। लेकिन वो देखे ना, वो जो कुछ करना है वो तो हो नहीं रहा। हम उल्टा देख रहे हैं कि और नई चीजें हो रही हैं। ये हो रही है, लेकिन बहरहाल थोड़ी सी मेरा ख्याल है कि 5 महीने, 6 महीने, 5.5 महीनों में कुछ बहुत सारे वंडर्स एक्सपेक्ट कर लेना भी थोड़ी सी ज्यादती है मेरा। अच्छा चलिए ठीक है। अब्दुल कयूम साहब, वो तो कह रहे हैं काम बड़ा अच्छे से हो रहा है, और वो जिस तरह शहबाज शरीफ साहब जो थे वो उस वक्त हम कहते थे कि जी 1 मैन शो चल रहा है, तो इस वक्त 1 मैन शो तो नहीं चल रहा ना। उस्मान बुज़दार साहब जो है उनके साथ जो जितने भी वुज़रा हैं वो अपने अपने काम कर रहे हैं और अपनी अपनी जो डिलीवरेंस है वो अपनी उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो लेते हैं और रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये काम तो हो रहा है ना, 1 मैन शो तो नहीं चल रहा। या देखिए, शहबाज शरीफ साहब अनडाउटेडली पाकिस्तान के सारे सूबों में बेस्ट काम कर रहे थे और पंजाब आगे आगे था। और ये सिर्फ बातों की बात नहीं है, और नवाज शरीफ साहब के नीचे पाकिस्तान की हुकूमत बेहतरीन काम कर रही थी। इससे पहले भी जितने
इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हुए, सब कुछ। इसकी दलील क्या है? दलील यह है कि जीडीपी 2.8 से 5.8 पे गई। इसकी दलील यह है कि आपके जो रेवेन्यू कलेक्शन था वो 1900 अरब था जब टेक ओवर किया, तो जब हैंड ओवर किया तो 3800 बिलियन रुपीस थे। इसकी दलील यह है कि जो इन्फ्लेशन 12% थी उसको नीचे लेके 4% पे आए। इसकी दलील यह है कि मुल्क के अंदर लोड शेडिंग, जो कि एक ख्वाब था, एक घनौना, एक इतनी डरावनी ख्वाब थी कि ये कैसे 18 घंटे का खत्म होगा, वो उन्होंने कोल को, सोलर को, व्हाटएवर कर करा के ये सी पैक को करके आप अगर देखें कि अगर वो कंटिन्यू होता तो इस ये सब तो आप कहते हैं ना, वो फॉल्स इन्फ्लेशन भी सबको पता है, आईएमएफ को दी गई जो मालूमात थी वो भी सबको पता है, वो जो फेक मालूमात दी गई थी। बिजली का निजाम तब भी दरम बरम था। आप 18 घंटे जो है इलेक्शन से पहले लोगों को आप लोगों ने बिजली देना शुरू कर दी, तो हमें वो पहले के 4 साल भी नहीं भूले, वो आखिरी साल में हमने देखा यकीनन इलेक्शन का साल था ना। देखिए मैरीन, आप तो बड़ी समझदार हैं। ये हमारे दोस्त जो हैं मुस्लिम तहरीक इंसाफ के, एक मिनट मेरी बात सुन ले, मेरी अभी टर्न है ना, जब जिसकी बारी आएगी फिर आप कहिएगा। हमारे जो ये हमारे अब जी तहरीक इंसाफ के हमारे जो दोस्त और भाई हैं, इन्होंने सेनेट के अंदर फ्लोर के ऊपर आके कहा कि 10,000 से ज्यादा मेगावाट बिजली ऐड हुई है, और दैट इज द रीजन कि आज आपके अंदर रोशनी है और इंडस्ट्री चल रही है। अगर ये ना होता तो वो मुश्किल होता। दूसरी बात आपने बड़ी अच्छी खुद इंट्रो में कही है कि ये तहरीके इंसाफ को आसमान से वारद तो नहीं हुई। पिछले 5 साल भी ये एक्टिव अपोजिशन में थे, उससे पिछले 5 साल भी एक्टिव अपोजिशन में थे, हर कमेटी में थे। असद उमर साहब फाइनेंस के अंदर थे, कॉमर्स के अंदर थे, बहुत से लोग इंडस्ट्री के अंदर थे, डिफेंस में थे, फॉरेन पॉलिसी में थे। हर चीज इनकी फिंगर टिप से होनी चाहिए थी। फिर इनका एक मैनिफेस्टो बना जिसके ऊपर बड़ी मेहनत हो के बड़े पंप एंड शो, फिर 100 दिन का प्रोग्राम बना। तो खुदा के लिए अभी देखिए जो चले गए वो बहुत बुरे थे। आप अभी एक इब्तदा तो हो जानी चाहिए। 6 महीनों में अभी हम रोना रोते रहेंगे कि उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। वो तो तारीखदान जब तारीख लिखेगा तो वो बताएगा कि ये क्या हुआ पिछले 1.5 साल मुश्किल फैसले कर रहे हैं, आने वाला वक्त आसान हो जाएगा। वो मुश्किल फैसले आप लोगों की वजह से है। जी सदाकत साहब, आप कुछ कहना चाहे थे, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। जी जनरल साहब ने कुछ बहुत सारी गिनाई थी नवाज शरीफ साहब की हुकूमत की मतलब उनकी परफॉर्मेंस। तो मैं इनको बताऊं कि बिजली रिकॉर्ड खसारे में, गैस रिकॉर्ड खसारे में, पीआईए रिकॉर्ड खसारे में, स्टील मिल रिकॉर्ड खसारे में, आपका रेलवे रिकॉर्ड खसारे में, और पाकिस्तान की तारीख की वाहिद हुकूमत है जिसका 5 साल में एक्सपोर्ट नेगेटिव रहा। ये अपने एक्सपोर्ट नेगेटिव रहा, घटाया है या बढ़ाया है? रेवेन्यू 3800 था, लेकिन खसारा जो बजट का है जिसकी वजह से महंगाई होती है वो रिकॉर्ड था। तो रिकॉर्ड आयरनी तो ये है सदाकत अली अब्बासी साहब, चले वो तो जो कुछ छोड़कर गए थे, वो तो जो लेगेसी छोड़ के गए, जो आप लोग अभी कर रहे हैं ना, उसमें भी बहुत से सवालात है। हम अजीम चौधरी साहब, ये बात ये कहना कि हम अभी तक यही सुन रहे हैं, 6 महीने हो गए हम यही सुन रहे हैं कि वो क्या छोड़ के गए थे, वो क्या छोड़ के गए थे, उसको तो जरा एक साइड पे रखे। चले आप ठीक है एक लगेज कैरी करें, लेकिन आप ये बताइए कि आपने किया क्या। आपने जिस तरह उस्मान बुज़दार साहब के ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म होता है, उनकी हम सादगी की बात नहीं करते, हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं। पंजाब जैसे सूबे के अंदर किस तरह की परफॉर्मेंस डिलीवर करने वाला बंदा किस तरह का होना चाहिए, सवाल ये है। हम हिट एंड ट्रायल्स मेथड के को बर्दाश्त कर सकते हैं इस वक्त, हमारी मुईशत बर्दाश्त कर सकती है इस वक्त? जहाँ तक बात तजर्बे की है तो मोहतरमा बेनज़ीर भट्टो के पास भी कोई तजर्बा नहीं था जब वो प्राइम मिनिस्टर बनी थी। जब नवाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर बने थे तो कोई तजर्बा नहीं था। जब मार्शल लगता है तो मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर को भी ये पता नहीं होता कि चीफ सेक्रेटरी के पास क्या फ़राइज़ होती हैं और वह किस तरह काम करता है, हुकूमत का फंक्शन कैसे चलता है। बात यह है कि ये काम सीखने से आता है और इल्म तो कब्र तक हासिल किया जाता है। निज़ाम हुकूमत चलाना एक मुश्किल मरहला होता है और वो लोग जो स्टेट क्राफ्ट का हिस्सा नहीं रहे होते या स्टेट क्राफ्ट से उन्होंने नहीं सीखा हुआ होता, उनके लिए दिक्कत होती है। मौजूदा हुकूमत के लिए ये दिक्कत है। ये बात अपनी जगह पर कि उस्मान बुज़दार को टीवी पर आना चाहिए, उसको आके अपने काम के बारे में बताना चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसा कोई बड़ा काम मौजूद नहीं है कि जिसके बारे में वो आकर ये बता सकें कि हमने ये काम किया है
और इसके ये दूररस नताइज होंगे। दो कामों की बात की जाती है, ठीक है, ठीक है। एक जो पनाहगाहें बनी और दूसरी जो कल हेल्थ स्कीम आई। देखिए, इन दो कामों की बुनियाद पर पाकिस्तान के लोगों को मुतमईन नहीं किया जा सकता। जब प्राइम मिनिस्टर खुद ये कह रहा हो कि 35% रुपए की कीमत कम होने के बाद इन्फ्लेशन नहीं होगा, महंगाई नहीं होगी, तो क्या होगा? इस पे बहस बिल्कुल सही है। गैस के बिल, बिजली के बिल, ये गैस हम नहीं बढ़ाएंगे, यही असद उमर कहते थे ना। और अब गैस के बिल जो है वो लोग देखकर कहते हैं कि हम गैस के बगैर ही भले हैं, यानी कि वो हम पत्थर के ज़माने में वापस जा रहे हैं। राव खालिद साहब, ये टीम में भी रद्दबदल के इशारे दे दिए, पंजाब में भी पता नहीं क्या चेंजेस आने वाली हैं। अभी तो हम देख रहे हैं कि वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो है तैनात शायद करने जा रहे हैं, कुछ इस हवाले से प्लानिंग हो रही है। अभी तो 6 माह भी नहीं गुजरे, अभी पुलिस को ठीक कर लेते, कुछ और मामला देख लेते। अब आप एक बड़े सारे निजाम को तब्दील करने जा रहे हैं जिसमें अभी ब्यूरोक्रेसी को जो आपने निपटना होगा वो एक और बड़ा मसला होगा। इमरान खान साहब कर क्या रहे हैं, और ये ना तजर्बाकारी जो है इसका खमियाजा कौम क्यों भुगते? देखिए, ये तजर्बाकारी और ना तजर्बाकारी की बात नहीं है। ये बुनियादी तौर पे हमने जो ओवरऑल सिस्टम मैं कह नहीं सकता, निज़ाम तो हमने बनाया नहीं। जो चीज़ें हमने इनहेरिट की हैं गवर्नमेंट में, वो इसी तरह जो गवर्नमेंट भी आती है उसके लिए इसी किस्म की मुश्किलात होती हैं। इनके लिए ज़रा ज़्यादा है क्योंकि ये नए तरीके से काम करना चाह रहे हैं। अगर पुराने तरीके से करते तो मेरा ख्याल है इतना बड़ा मसला ना होता। अब कोई ऐसा अदारा जाती निज़ाम नहीं बनाया गया फैसला करने का, पॉलिसी बनाने का। पिछले 10 सालों में या उससे पहले भी, या कोई भी गवर्नमेंट रही है, उसमें ये काम ना फेडरल लेवल पे हुआ ना उस लेवल पे हुआ। इंडिविजुअल चलाते रहे हैं और उस पर जो ब्यूरोक्रेसी थी वो आउट ऑफ फियर या आउट ऑफ फेवर काम करती थी। कुछ लाडले होते थे, कुछ डर के काम करते थे कि नौकरी ना चले जाए, खुडे लाइन ना लग जाए, तो वो उस तरह से काम ये स्टॉप कैप अरेंजमेंट के तौर पे किया गया। कुछ सिस्टमेटिक हमारे यहाँ कोई नहीं किया गया। आप मुझे बता दें कि 10 साल में पंजाब में, या 15 साल में, या 20 साल में कितने ट्रेड पॉलिटिशियंस आए हैं जिनको पता हो ये मिनिस्ट्री ऐसे चलती है और ये सर्विसेज ग्रुप को ऐसे चलाना है, या प्लानिंग डिवीजन को इस तरह से चलाना है, इलेक्ट्रिसिटी के जो मामलात हैं उसको इससे चलाना। वो सेक्रेटरी से बुनियादी तौर पे हेल्प कर रहे होते हैं, या नीचे जो लोग हैं जो बड़े अरसे से वहाँ पे बैठे हैं वो कुछ हेल्प कर सकते हैं। ना किसी ने सीखने की कोशिश की, ना हमने निज़ाम बनाने की कोशिश। ये वो मसाइल है जो बार बार हमारे सामने आके खड़े होते हैं। अगर आप कंपैरिजन करना चाहते हैं, मेरा ख्याल है थोड़ा सा अनफेयर है। 10 साल का 5 महीने से अगर हम कंपैरिजन करें, पैमाना एक आपको बनाना पड़ेगा। क्या पैमाना होना चाहिए? क्या पहले जो गवर्नेंस थी वो बहुत आला थी और बहुत कमाल की थी, पुलिस भी बहुत अच्छी थी, एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत अच्छी थी, सारे मामला ठीक थे, और अब अचानक जो है वो कोई इन्होंने नई एडमिनिस्ट्रेशन ले आए हैं और वो बिल्कुल ख़राब हो गई है, पुलिस भी ख़राब हो गई है, बाकी मामला वो नारे जो थे ना वो काफ़ी मुख्तलिफ थे पहले से, और होप्स बड़ी हमारी ऊंची थी, ज़्यादा थी, हाई थी, और हम सोच रहे थे कि शायद बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। अपने नैरेटिव का शिकार हुए ना बुनियादी तौर पर, ये बढ़ के लगा के इन्होंने लोगों को माइल कर दिया कि आपने तो बड़ा कमाल करना था। 100 दिन के बाद हम इनकी जो गर्दगी है ना वो जांचने पर लग गए थे। ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था, लेकिन ऐसा इस बार हुआ, तो दिस इज द डिफरेंट। अच्छा, अब्दुल कादिर साहब आपका बहुत शुक्रिया, अजीम साहब आपका बहुत शुक्रिया, इस सेगमेंट में आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, यहाँ पे ब्रेक लेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। सलमान शाह साहब, आप क्या कहते हैं कि इस वक्त जो सिचुएशन है, और फिर IMF के पास जो फिर हमें जाना ही पड़ेगा, ये मुश्किल फ़ैसला करना ही पड़ेगा, बज़ाहिर ऐसा लगता है, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ? वो जो मेरा सवाल था कि हम क्यों फिर वो उन ममालिक के पास गए जिनसे हमें इमदाद मिली। अच्छा, ये भी है कि हमारे जो स्कूक बॉन्ड्स वगैरह हैं उनकी जो वैल्यू है वो बदस्तूर ऊपर जा रही है, इसकी वजह क्या है? देखिए, एक बात ये भी है कि हमारी स्टॉक मार्केट ने भी इसको पॉजिटिवली ही लिया है और मार्केट ऊपर ही गई है। मेरे ख्याल में कि स्टैंडर्ड और पुअर्स ने ये जो डाउनग्रेड किया है, इनको ये 5 महीने पहले करना चाहिए था, 6 महीने पहले करना चाहिए था, क्योंकि उस वक़्त पाकिस्तान की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उस वक़्त पाकिस्तान का जो फाइनेंसिंग गैप था वो तकरीबन $30 अरब का था। $18 अरब आपके करंट अकाउंट डेफिसिट के थे, $10 बिलियन के करीब डेट रिपेमेंट और डेट सर्विसिंग के थे, और जिसकी कोई फाइनेंसिंग उस वक़्त नहीं थी मौजूद। और आई थिंक वो टाइम था स्टैंडर्ड एंड पुअर उस वक़्त इसको डाउनग्रेड करता। इस वक्त आके जब वो तमाम फाइनेंसिंग गैप आपने पूरा कर लिया है और आपको इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली है, और आपको एक प्योरली
इंडिकेट हो गया कि आप डिफ़ॉल्ट नहीं करने जा रहे, तो उस वक्त आके नेगेटिव एक देना मेरा ख्याल है कि ये S&P ने भी थोड़ा सा इसमें कुताही की है। लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर हमारे जो इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं, मे बी उन्होंने सही तरीके से इनके साथ कम्युनिकेट भी नहीं किया, और ये यहाँ पे आए हैं और पाकिस्तान में जो डिबेट चल रही है उसकी वजह से ये थोड़े से उसमें भी अफेक्ट हो गए हैं। बट मेरा ख्याल ये है कि आज से 6 महीने पहले से और आज में पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बेहतर होनी चाहिए थी। नहीं, इंटरनेशनल बॉन्ड्स की कदर में जो तेजी इस वक्त दिखाई दे रही है, तो वो तो एक इंडिकेटर है कि यकीनन जो बैरून मुल्क से सरमायाकारी जो आई है या जो इमदाद मिली है, तो उसका कुछ फ़ायदा तो हुआ है। डेफिनेटली हुआ है। और उन्होंने ये जो स्टैंडर्ड एंड पुअर की पता नहीं इम्पैक्ट अभी उनमें आया है या नहीं आया, बट आई डोंट थिंक कि वो कूपन जो डिस्काउंट है पाकिस्तानी बॉन्ड्स पे वो इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि ये बहुत पॉजिटिव ख़बरें हैं पाकिस्तान की फाइनेंसिंग की। पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, इन्वेस्टमेंट के बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स सऊदी अरेबिया, मिडल ईस्ट से और इवन चाइना से जो आ रहे हैं, और वो एक बनते जा रहे हैं, रियलिटी में कन्वर्ट हो रहे हैं। CPEC जो है उसमें प्रोग्रेस भी हो रही है। एंड ऑल बी इट एक नई गवर्नमेंट है, उसने 5 महीने पहले उठाया काम, और बहुत से इश्यूज़ को वो ग्रैपल कर रही है, और अदारों को की कारकर्दगी और ब्यूरोक्रेसी की कारकर्दगी और इवन मिनिस्टर्स की कारकर्दगी जो है उसको वो बेहतर करने की कोशिश कर रही है। सो आई थिंक कि इसको हमें S&P के जो आई है इससे हमें इसको ज़रूर एनालाइज करना चाहिए। इसमें जो मुश्किलात उन्होंने बताई हैं या जो शॉर्ट और उन्होंने तो खुद ही कह दिया ना, रेटिंग एजेंसी ने ये खुद ही वाज़ेह कर दिया है कि अगर IMF से आप कर्जा ले लेंगे तो इस खबर के साथ ही पाकिस्तान की जो रेटिंग है वो बेहतर कर दी जाएगी। सदाकत अली अब्बासी साहब, ये जो अभी जिस तरह कहा है सलमान शाह साहब ने, डॉक्टर साहब कहते हैं कि कम्युनिकेशन गैप भी है, कुछ हमें भी उनको ठीक से समझाना चाहिए था, शायद कुछ इस तरह के मामलात हों बेहतर, तो फिर ये मामला इस तरह से ना होता, क्योंकि सरमायाकारी तो आई है, कुछ काम तो हुआ है। देखिए महरीन, हर वक्त के हर हुकूमत के कुछ प्रायोरिटीज होती हैं, कुछ बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पे काम होते हैं और कुछ जरा कम प्रायोरिटी पे काम होते हैं। और मैं समझता हूँ कि जो ही हम आए थे तो जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का इतना बड़ा इशू था, $30 बिलियन हमने पेमेंट का आगे हाजिर तैयार रखना था, वो सबसे बड़ा इशू था। लिहाजा IMF के पास जाने से पहले भी हम चाहते थे कि ये एक हमारे पास एक अरेंजमेंट हो कि अगर बिल फर्ज हमें IMF के पास जाएं तो एक अच्छी बार्गेनिंग पोजीशन में हो और कम से कम कंडीशनलिटीज वो एक्सेप्ट करें जो नॉर्मली IMF देता है। लिहाजा हमारी हुकूमत की जो टॉप प्रायोरिटी वो थी कि वो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो मसाइल हैं उनको हल करना। ये बिल्कुल इनका अच्छी बात है दोनों मेरे वर्दी गेस्ट की कि हमें उनसे इंगेज करना चाहिए था। और जैसे आपने खुद ही बता दिया कि अगर वो हमारा IMF से जो मुआहदा हो जाता है उससे रेटिंग बढ़ेगी। सिर्फ इसका इतना इम्पैक्ट है कि इंटरनेशनली जो आपकी एक क्रेडिबिलिटी होती है, आपकी फाइनेंशियल या आपकी सस्टेनेबिलिटी या सर्टेनिटी ऑफ द इकोनॉमी, उस पर एक थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। लेकिन ये अब दौर जो है ये सोशल मीडिया का और टेक्नोलॉजी का दौर है। लोग जो इन्वेस्टर हैं वो इन रेटिंग्स के अलावा डायरेक्ट इंफॉर्मेशन भी उनके पास आ जाती है, होती है। लेकिन जो बैरूनी सरमायाकार है ना, जिसको आपने इनवाइट करना है, जो कि इमरान खान साहब बहुत ज्यादा चाहते हैं कि वो आए, इन्वेस्ट करे, वो इन रेटिंग एजेंसीज की रेटिंग पे बहुत नजर रखता है। वो अब ये सोशल मीडिया या फेसबुक या इंटरनेट के ऊपर नहीं सर्च करेगा, वो इन रेटिंग एजेंसीज को कंसल्ट करेगा। फारूक सलीम साहब, ये थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देना कि IMF में ही जाना है तो फिर ये जो मुश्किल फैसला है ये कर ही लिया जाए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आप कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि जरा फ्लेक्सिबल शराइत हो, जरा थोड़ी सी हमारे लिए सख्त शराइत ना हो, तो फिर ये जो गैस की कीमतों में इजाफा हो रहा है तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? फिर सख्त फैसले तो आप किए ही जा रहे हैं, कोई हमें कहीं से नरमी, कोई इस तरह की चीज तो दिखाई नहीं देती। देखिए, मैं इख्तलाफ करना चाहता हूँ। मेरे तजिए के मुताबिक जो बैरूनी अकाउंट में खसारा है उसमें बहुत खतरनाक किस्म की खतरे की घंटियां अभी तक बज रही हैं और पिछले 5-6 महीने से मुसलसल बज रही हैं। जो हमारा बैरूनी खसारे का गैप जिसका जिक्र किया गया वो अभी तक भरना, उसको फिल करना जो है वो बाकी है।
अगर आप देखें तो 6 महीने पहले जो स्टेट बैंक के पास ज़खायर पड़े थे डॉलर के, वो तकरीबन 10 अरब के थे, और बिटवीन अगस्त एंड जनवरी हमने कोई 4 अरब डॉलर के मजीद कर्जा जात सऊदी अरेबिया और यूएई से। तो बेस्ट सोल्यूशन क्या है फारूक सलीम साहब इस वक्त सिचुएशन के अंदर, क्या बेस्ट सोल्यूशन क्या है? मैं लेट मी एक्सप्लेन। 10 बिलियन से हम शुरू हुए थे और 4 अरब के मजीद कर्जा जात लेने के बावजूद इस वक्त स्टेट बैंक के ज़खायर जो हैं वो तकरीबन 8.2 अरब पे पहुंचे हैं। तो हमारे स्टेट बैंक के जो ज़खायर हैं वो मुसलसल गिर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि खतरे की घंटी अभी भी बज रही है। जो गैर यकीनी की फजा एग्जिस्ट करती थी 5 महीने पहले, वो अभी भी कर रही है, और पाकिस्तान के मुफाद में होगा कि उस गैर यकीनी की फजा को खत्म किया जाए। वो किससे खत्म किया जाए? IMF में जाकर खत्म किया जाए, जल्द अज जल्द जाकर खत्म किया जाए? देखिए, हमें या तो ये कहना है कि हमारे पास मुतबादिल हिकमत अमली मौजूद है और हम IMF के पास नहीं जाएंगे, और अगर जाना ही है तो फिर अब जा भी चुके हैं। ठीक है, सही है। राव खालिद साहब, हमें ये कहना होगा कि हमारे पास मुतबादिल हिकमत अमली मौजूद नहीं है, हमें जाना ही होगा। ठीक हो गया। वन और द अदर। जी जी, ठीक है। राव खालिद साहब, या तो आपके पास मुतबादिल मौजूद है या नहीं मौजूद है, फैसला करें, जल्दी करें। अच्छा, मैं डॉक्टर सलमान शाह साहब और डॉक्टर फ़रूक साहब ये इकनॉमिक एक्सपर्ट है, सारी ज़िंदगी इनकी इन कामों में गुजरी है, मैं बहुत ज़्यादा कोई माहिर नहीं हूँ। थोड़ी सी जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जून 2018 में उन्होंने हमारी रेटिंग डाउन की थी और आउटलुक उन्होंने नेगेटिव दी थी हमारी। अभी उन्होंने जो की है उसके साथ आउटलुक उन्होंने स्टेबल दी है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। स्टेबल का मतलब ये है कि 50-50 चांस है। नेगेटिव का मतलब है कि आप इस तरफ ना आइएगा, इधर इन्वेस्ट ना कीजिएगा। स्टेबल का मतलब ये है कि इसमें पोटेंशियल है, ये बेहतर हो सकती है, इसका आपको रिटर्न भी अच्छा यहाँ से आ सकता है। ठीक हो गया। तो स्टेबल, मैं तो स्टेबल को देख रहा हूँ, कह ले कि हाफ ग्लास फुल देख रहा हूँ, खाली नहीं देख रहा। तो वो स्टेबल मेरा ख्याल है कि बहुत पॉजिटिव साइन है। सलमान शाह साहब से पूछ लेते हैं। सलमान शाह साहब क्या समझते हैं, क्योंकि वक्त प्रोग्राम का खत्म हो रहा है। राव खालिद साहब, सलमान शाह साहब की जरा माहिराना राय लेते हैं। सलमान शाह साहब, क्या होना चाहिए इस सिचुएशन, अंडर गिवन सिचुएशन? नहीं, देखें, आई थिंक एक बात तो बड़ी क्लियर है ना कि हमारा $30 बिलियन का जो फाइनेंसिंग गैप है, ज़ाहिर है उसकी फाइनेंसिंग आएगी तो वो पेमेंट्स साथ साथ चलती जाएंगी। सो टू एक्सपेक्ट कि ये पेमेंट्स जो हैं ये आपके रिजर्व्स को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, तो वो तो अभी नहीं होगा क्योंकि आउटफ्लोज बहुत ज़्यादा हैं। बट सर्टेनली आपको टाइम मिला है, जो आप अपने इकदाम करना चाहते हैं वो भी करें और IMF के साथ प्रोग्राम भी करें। आई थिंक कि अभी तक जो हमने किए इकदाम उनके भी इम्पैक्ट आना शुरू हुआ है, डिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट आ रहा है, आपकी जो इंपोर्ट्स हैं उनमें कमी आ रही है, आपकी एक्सपोर्ट्स में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आई है। अभी मैं चेक कर रहा था हेमटेक्स में जो हुआ है फेयर, ग्लोबल फेयर टेक्सटाइल्स का, वहाँ पाकिस्तानी लोग जो बिजनेस को बड़े अच्छे ऑर्डर्स मिले हैं और उसमें भी एक रिकवरी आ रही है। डॉक्टर सलमान साहब, बड़ी माजरत के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। रुक लेंगे हम अपने मेहमानों से। इंशाल्लाह कल आपसे फिर होगी मुलाकात। मुझे मेहरीन सप्ताह को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।